हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम 2026 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 में पहले 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा जो 51 क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग substituent on benzene increases the maximum wavelength of the absorption in electronic spectrum। तो इसमें कौन से सब्सटीट्यूएंट होंगे जो कि बेंजीन की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है ऑब्जॉर्प्शन की उसे इंक्रीज कर देंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो भी सब्सटीट्यूएंट जिनके पास पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या जिनके पास आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, बेसिकली वो जो एनर्जी गैप होता है होमो और ल्यूमो के बीच में उसको कम कर देते हैं। फिर जब वो गैप कम हो जाता है तो वो फिर बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, उसे वो कॉज कर देगा। और जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या करती है, फिर उसके कारण क्या होगा, हमारी जो वेवलेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो अब देखना पड़ेगा कौन किस किस के पास लोन पेयर है या पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है, इसके पास भी पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पाई बॉन्ड है। तो ये भी जैसे अगर ये लगाया है बेंजीन रिंग के साथ, तो आपको पता ही है कि ये क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में है सिस्टम बेंजीन रिंग के साथ, तो ये आपका क्या करेगा, मैक्सिमम करेगा वेवलेंथ को। और जैसे ये है COMe, तो बेसिकली ये भी, क्योंकि यहाँ आपके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो अगर इसको भी अगर हम बेंजीन रिंग के साथ अटैच कर देंगे तो ये भी सिस्टम कैसा आ जाएगा, कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। उसके बाद है आपके पास CH2COMe यानी मिथाइल ग्रुप। ये जो सिस्टम है ये आपका कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये मेरे पास बेंजीन है, उसके बाद यहाँ CH2 ग्रुप लगा है, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड है और फिर मिथाइल। तो यहाँ सिस्टम सिंगल बॉन्ड 2 बार रिपीट हो गया, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो जो थर्ड सब्स्टिट्यूएंट है ये इंक्रीज नहीं करेगा। सिमिलर केस में ये यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, नो कॉन्जुगेशन। OH के पास क्या होता है हमारे पास, इसके पास रहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट कॉज करेंगे और मैक्सिमम और वेवलेंथ को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें, आपके पास ये सिस्टम, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, तो ये भी बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा। तो उस हिसाब से आपका 51 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम फॉर द फॉलोइंग डाइईन। तो हमें ये डाइईन दी है, दिस इज हेटेरोएंगुलर डाइईन, क्योंकि दोनों रिंग के पास अपना अपना डबल बॉन्ड है। तो अगर इसकी बेस वैल्यू की बात करें तो ये आएगी 214 नैनोमीटर। उसके बाद हम देखेंगे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, यानी जो हमारे पास रिंग रेजिड्यू होते हैं, तो यहाँ 4 रिंग रेजिड्यू है हमारे पास। तो एक की वैल्यू कितनी है, 5, तो हमारे पास 4 रिंग रेजिड्यू है, तो हमारे पास आएगा 4 नैनोमीटर, यानी हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, ये 20 नैनोमीटर की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये है और दूसरा ये है, तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है जिनकी वैल्यू 5 नैनोमीटर होती है, तो ये आएगी आपके पास 10। और कायदे से जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 244 नैनोमीटर, जो कि यहाँ किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा क्लोजर वन ऑप्शन अगर हम लेके चलें तो जो ऑप्शन नंबर A होगा वो इसका करेक्ट होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल क्लोज में है, तो इसलिए 239 का इसका आंसर हम मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10O शो द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल पीक। तो इंफ्रारेड में ये पीक्स आ रही हैं, HNMR में ये है और मास स्पेक्ट्रम में ये डाटा है। तो सबसे पहले हम इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो जब मैं इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड करूंगी तो वो आएगा मेरे पास, क्योंकि इसके पास 6 कार्बन एटम है, 10 इसके पास हाइड्रोजन है, दिस इज बाय 2, और 1 ऑक्सीजन है +1। तो जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आएगी वो मेरे पास आएगी अप्रोक्सीमेटली 2। तो दैट मीन इसमें 2 पाई बॉन्ड है। अब 2 पाई बॉन्ड होंगे या तो इसके पास एक रिंग है, तो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं या तो एक रिंग हो सकती है। और ये जो 2 पाई बॉन्ड है ये हो सकते हैं या तो 2 डबल बॉन्ड हो या तो हो सकता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अभी हमने ये तो पता लगा लिया कि या तो रिंग होगी या तो 2 पाई बॉन्ड होंगे, लेकिन हमारे जितने भी ऑप्शन हैं उसमें रिंग दी ही नहीं है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो हट जाता है। और अब हमने देखने हैं कि 2 आपके पास पाई बॉन्ड तो दिए हैं जगह जगह और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला भी दिया गया है, तो आगे देखते हैं कैसा आता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो इंफ्रारेड में जो आपके पास 3600 से 3500 की जो पीक है ये एल्कोहलिक ग्रुप की पीक होती है, हमें पता है। उसके बाद जो 3300 है ये टर्मिनल एल्काइन की होती है, दैट मीन ट्रिपल बॉन्ड CH। तो टर्मिनल अल्काइन यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, वो है ऑप्शन नंबर C। तो कायदे से यही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन चलो बाकी भी डाटा देख लेते हैं। जो मेरे पास आगे वैल्यू दी है दैट इज
2140 सेंटीमीटर यानी 2140 सेंटीमीटर, ये जो होती है यही आपका जो वैल्यू है वो ट्रिपल बॉन्ड को क्या कर रही है, कंफर्म कर रही है। दैट मीन ये जो गिवन कंपाउंड हमें दिया है जिसका डाटा दिया उस पर ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे HNMR की पीक भी है, तो ये भी उसी हिसाब से दी गई है जितने आपके पास यहाँ सारी चीजें दी गई हैं। तो अब इस हिसाब से अगर देखें तो डायरेक्टली हमें IR से ही पता चल गया है कि हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा वो C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप शोन इन द IR स्पेक्ट्रा ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमें यहाँ दिया गया, हमें बतानी है कि किसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी, फिर जो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में कितनी क्या कम है। तो बेसिकली जिनके पास ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है उनकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो भी बहुत ज्यादा हायर होती है। तो अगर हम मॉलिक्यूल नंबर 1, 2 और 3 में देखें तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका जो हमारे पास करेक्ट बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। अब डी कैसे, क्योंकि डी में अगर आप देखें जो सेकंड जिसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बताई जा रही है, तो जितना डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसमें तो एक ही आपके पास डबल बॉन्ड यहां है और एक डबल बॉन्ड यहां है, यहां भी दो डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां है ये भी आपका क्या करता है, इसके ऊपर क्या करता है, असर डालता है। जो सेकंड है वो कंजुगेटेड एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड है। Next question is 54. Choose the correct order of stretching frequency of the carbonyl group showing in the IR spectra of the following compound. तो ये हमें कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, कुछ कार्बोनिल ग्रुप दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि इनमें किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आती है। तो उन मॉलिक्यूल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो कार्बोनिल ग्रुप के होते हैं उनकी ज्यादा होती है जिनके पास ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतनी ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो अब हमने देखना है, तो सबके पास ही दो डबल बॉन्ड है, लेकिन जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो सेकंड सिस्टम है, जो सेकंड है वो प्रॉपर्ली कॉन्जुगेशन में है। यहां भी आपके पास डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर आपके पास यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन के, फिर आपके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, फिर वो डबल बॉन्ड है। जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी उतना ही ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर को मेंटेन करके रखेंगे, यानी हर बार इनका डबल बॉन्ड कैरेक्टर मेंटेन ही रहेगा क्योंकि सिस्टम पूरा ही पूरा कॉन्जुगेशन में है। तो आपके पास जो सेकंड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। फिर ये थर्ड वन है, ये जो आपका कंपाउंड है इसकी भी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है कि ज्यादा होगी क्योंकि ये पार्शियली ये भी कॉन्जुगेशन में ही है। जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, लेकिन इसमें ज्यादा बेटर कॉन्जुगेशन है। और जो वन सिस्टम है आपका, इसमें क्या है आपके पास, ये जो आपके पास है इट इज कॉन्जुगेटेड एंडोसाइक्लिक कंपाउंड। तो जो एंडोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो थोड़ी सी कम रहती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, मैच द बेसिक फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस इन कॉलम 1 विद इट्स रिस्पेक्टिव नेम इन कॉलम 2। तो हमें ये मैच करने हैं जो यहाँ कॉलम 1 में हमें फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस दी गई है, रिएक्शन बताया गया है करके, और साथ में रीअरेंजमेंट्स दिए हैं या रिएक्शन दिए हैं वो हमने पता लगाने हैं। तो अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हमारा जो थर्ड है जो हमें पता ही है दैट इज कॉल्ड रेट्रो डायल्स एल्डर रिएक्शन, तो ये तो हम इजीली मैच कर लेते। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपके पास ये जो रीअरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड वन के साथ ही मैच होगा, दिस इज कॉल्ड मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट। और जो सेकंड है इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें बीटा क्लीवेज हो रही है, तो जो बीटा क्लीवेज होती है तो आपका सेकंड किसके साथ मिलेगा, थर्ड के साथ मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ करेक्ट नहीं है। यहाँ जो सारे ऑप्शन हैं आपके पास सिर्फ दो ही मैच कर रहे हैं, और मैक-लेफर्टे जो रीअरेंजमेंट है वो मैच ही नहीं कर रही। तो यहाँ अब देखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी किसको करेक्ट ऑप्शन देती है, क्योंकि अगर हम थोड़ा बी को माने लेकिन फिर भी सेकंड और थर्ड तो फिर भी आपके पास क्या है, गलत मैच हो रहे हैं, यहाँ किसी भी तरीके से मैच नहीं हो रहा है। तो 56 का मैंने आपको बता दी कि करेक्ट आंसर क्या होंगे, लेकिन ऑप्शन में इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57, चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट Y प्रोड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो हमें पहले यहाँ ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करने को दिया है, इससे X बनेगा और X का रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ है, और साथ में हमें फेरिक सल्फेट दिया है, फिर Y बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो रही है। तो हमें पता है जब भी रिएक्शन CHO ग्रुप का ब्रोमीन वाटर के साथ होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और जो मेरा CHO ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास जो हमारा X प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपके पास ये कंपाउंड CH ग्रुप, आपका जो CHO ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप उसे रिप्लेस कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और हमारे पास कुछ X हमारा ये बनेगा। अब इसका जो रिएक्शन है वो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ है, और साथ में हमारे पास फेरिक सल्फेट भी है। तो अगर हम देखें तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, जिसमें एक जो कार्बन है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में चला जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, CHO COH यहां से हमारे पास, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन के ही जो बचेंगे कंपाउंड बचेंगे।
तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा CH2OH, तो 4 कार्बन कंपाउंड हमारे पास यहाँ बचेगा, वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कुछ जो बुक्स में है उसमें क्या दिया गया है कि जो आपके पास सी है वो ए के साथ इक्विलिब्रियम में दिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये 5 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ भी यहाँ CH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए आप इसको करेक्ट नहीं मानेंगे, सी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58, मैच द रिएक्शन टाइप नेम इन कॉलम 1 विद इट्स रिस्पेक्टिव रिएक्शन इन कॉलम 2। तो हमें कॉलम 2 में कुछ रिएक्शन करके दिए हैं और साथ में कॉलम 1 में रिएक्शन के नेम है, तो हमें मैच करना है कौन सा रिएक्शन कौन सा है। तो 58 का अगर हम देखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 58 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग 1 जो रिएक्शन है वो 4 के साथ मैच करेगा, तो 1 मेरा सिग्मा ट्रॉपिक है और ये आपका सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन दिया है, दिस इज योर सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड आपका 1 के साथ मैच करेगा, दैट इज इन रिएक्शन, तो ये हमारे पास इन रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड, तो थर्ड आपका 2 के साथ मिलेगा, तो दिस इज थर्ड, ये पेटेर्नो बुची रिएक्शन दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 आपका 5 के साथ मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं कैलोट्रॉपिक रिएक्शन, तो जो हमारे पास 4 है वो 5 के साथ मैच करेगा, तो ये हमारे पास हो गया। और हमारा जो 5th है वो 3 के साथ मैच करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी होगा। Next question is 59. Match the path name in column 1 in which an electronically excited molecule loses energy with its illustration in column number 2. तो ये हमारे पास कॉलम नंबर 1 है और दिस इज कॉलम नंबर 2। तो यहाँ हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड मॉलिक्यूल दिए गए हैं, यहाँ हमें एनर्जी लेवल डायग्राम दिया है जिसमें वो अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि कौन किसका करेक्ट मैच है। तो अगर हम देखें 59 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपके पास एब्जॉर्प्शन बैंड है वो आपके पास यहाँ सेकेंड शो हो रहा है, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन। री एमिशन की बात करें तो जो री एमिशन है वो थर्ड के साथ आपका मैच कर रहा है, क्योंकि ये री एमिट कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ को बढ़ रहा है। फिर अगर हम फॉस्फोरेसेंस की बात करें तो हमें ये पता है कि फॉस्फोरेसेंस में जो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, जो तो हमारे पास थर्ड का जो आंसर होगा वो आपके पास यहाँ 4 के साथ मैच करेगा थर्ड, और जो फ्लोरेसेंस है वो आपका पास 4 है जो आपके पास मैच करेगा 1 के साथ, तो ये आपके कायदे से आंसर होंगे। तो 59 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज द मोस्ट थर्मली स्टेबल एज कंपेयर टू अदर डाई एल्काइल जिंक कंपाउंड। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा डाई एल्काइल जिंक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। तो हमें पता है कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं दे आर हाईली स्टेबल इन नेचर, तो यहाँ हमें ऑप्शन नंबर 1 में ही एरोमेटिक कंपाउंड दिया, यहाँ हमारे पास डाइफिनाइल ग्रुप लगा है और साथ में जिंक अटैच है, बाकी यहाँ इथाइल है, मिथाइल है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो 60 का जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर द गिवन पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो हमें हाइड्रोकार्बन दिए हैं, हमें बताना है कि जो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट है। तो हम जानते हैं कि जो रिएक्टिविटी होती है, जितने भी रिंग कंपाउंड होते हैं, जैसे जैसे फ्यूज्ड रिंग बढ़ती चलती है रिएक्टिविटी बढ़ती चलती है, तो इस हिसाब से जो 61 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सबसे पहले एंथ्रासीन, फिर नैफ्थलीन और फिर बेंजीन। एंथ्रासीन के पास 3 रिंग है, नैफ्थलीन के पास 2 बेंजीन रिंग है और बेंजीन के पास 1 ही रिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, एंथ्रासीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। Next question is 62. Which one of the following structural feature enhances the intensity of the dye color? इनमें से कौन सा structural feature है जो dye color की जो आपके पास intensity होती है उसे enhance कर सकता है? ऑप्शन में था presence of non-polar groups, a decrease in molecular weight, saturation of double bond या increase conjugation। तो 62 का जो correct option होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जितनी ज्यादा conjugation increase करते चलेंगे उतना ही ज्यादा क्या होता चलेगा, dye का color intense होता चलेगा। Next question is 63. Choose the incorrect स्टेटमेंट। हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमें यहाँ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 63 का, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इन्होंने लिखा है मोर एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरेन। जो फ्यूरेन होता है वो लेस एरोमेटिक होता है आपके पास थायोफीन से। अगर हम जो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर देखें तो जो हमारे पास सबसे पहले कौन आएगा, वो आएगा हमारे पास थायोफीन आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है पायरोल रिंग, और पायरोल रिंग के बाद आती है बारी फ्यूरेन की। तो यहाँ फ्यूरेन को ज्यादा एरोमेटिक बताया एज कम्पेयर टू थायोफीन, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका इनकरेक्ट है, यानी यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64. द बिस्लर नेबास्की रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ
ऑप्शन में था रेडिकल साइक्लाइजेशन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो 64 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 65, मैच द रिएक्शन इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव टाइप इन कॉलम 2। तो हमें यहां फिर रिएक्शन को मैच करने के लिए आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 65, तो 65 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका 1 रिएक्शन है वो 3 के साथ मैच करेगा, यानी जो ये है इट इज द नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन। उसके बाद हम देखें तो 2 मेरा 4 के साथ मैच करेगा जो कि स्क्रॉप सिंथेसिस है। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है 3 हमारे पास 2 के साथ मैच करेगा, दिस इज नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन। और उसके बाद आता है 4 जो कि 1 के साथ मैच करेगा, एंड दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन, बार्टन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 66, अ कंपाउंड has an even number of nitrogen atom and an odd number of mass for its fragment ion. What kind of ion is this? Is this molecular ion, radical ion, even electron ion or odd electron ion? तो बेसिकली अगर हम ये हमें नाइट्रोजन रूल दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम होता है उसका इवन नंबर ऑफ ही क्या होना चाहिए, मास नंबर होना चाहिए, तभी वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन आयन कहलाता है। तो दैट मीन आपके पास यहां जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर वो ऑड इलेक्ट्रॉन आयन नहीं है तो उसका उल्टा होगा, बिल्कुल ऑपोजिट, दैट इज इवन इलेक्ट्रॉन आयन। तो 66 का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिटिकल कांस्टेंट। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है क्रिटिकल कांस्टेंट से रिलेटेड। तो ऑप्शन में था हायर वैल्यू मींस इजियर लिक्विफिकेशन एंड हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये तो सही है वैल्यू। क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू 2b, ये गलत है, 2b के बराबर नहीं होता, वो 3b के बराबर होता है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट होगा, यानी यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर द गैस बिहेव एज परफेक्ट गैस, करेक्ट। एट क्रिटिकल टेम्परेचर देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड एंड गैस स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफिकल एक्सप्रेशंस व्हिच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। तो हमें यहाँ करेक्ट ग्राफ बताना है। तो 68 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 69, पैराकोर इज एन एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इट्स एप्लीकेशन। ऑप्शन में था इट इज ओनली एप्लीकेबल टू गैसेस सब्सटेंसेस, इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ओनली, इट इज यूज्ड टू डिसाइड द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड द रिंग स्ट्रक्चर। तो 69 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। इसका जो हम यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि डबल बॉन्ड या रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट तो नहीं है मॉलिक्यूल में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन इज 70, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ फेस फॉर्मेशन बाय हीटिंग वर्सेस सॉल्वेंट एडिशन, व्हिच वन इज द प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। तो जब हीट करते हैं या सॉल्वेंट एडिशन करते हैं तो कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो 70 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थर्मोट्रॉपिक एंड लायोट्रॉपिक। तो नाम से क्लियर है, अगर हीटिंग की बात हो रही है तो थर्मो ही होगा, और ये एक तरह का क्या होता है आपके पास जो फेस ट्रांजिशन होती है जिसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर जब चेंज होता है उसके थ्रू इसको क्या करते हैं, ड्राइव किया जाता है। और जो लायोट्रॉपिक आपके पास फेस ट्रांजिशन होती है इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, इनके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन इज 71, चूज द करेक्ट एंगल एट विच फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग रिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द 110 प्लेन इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ साइड 3.238 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड यूजिंग द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ एज 2.29 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हमें ब्रैग्स एंगल निकालना है, तो हमें देखना है कि कितना आपके पास आता है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि जो आपका ब्रैग्स लॉ होता है इट इज n मल्टीप्लाई बाय डेल्टा विच इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। और आपके पास हमें दिया गया है कौन सा, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दिया गया है। तो हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की जो साइड है वो हमें क्वेश्चन में 3.238 आर्मस्ट्रॉन्ग आपके पास क्या की गई है, प्रोवाइड की गई है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालनी है, यानी डी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो डी की वैल्यू हमें किसके लिए निकालनी है, 110 प्लेन के लिए निकालनी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू a अपॉन में अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो अब हम इसको अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारा d 110 प्लेन के लिए निकाल रहे हैं, आपके पास जो a की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी है, 3.238 अपॉन में अंडर रूट में पहले आएगा h यानी 1 का स्क्वायर और फिर उसके बाद आएगा
1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद आएगा यहाँ 0 का स्क्वायर, और ये टोटल अगर हम आंसर देखें तो हमारे पास ये जो टोटल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.238, और अंडर रूट में मेरे पास कितना आएगा 2, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.29 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि आपका जो ऑर्डर है इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये है, तो लेमडा हमें कितनी दी है 2.29, और हमारे पास लेमडा भी आ गया, एन की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम जो ब्रैग्स लॉ है उसे अप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग एन की वैल्यू 1 है, 2.29 हमारे पास डी की वैल्यू है, और यहाँ 2, उसके बाद 2.29 हमें क्या दी की थी, हमारी जो लेमडा की वैल्यू थी वो दी गई थी, और जो डी की वैल्यू हमारे पास आई है वो भी 2.29 है, और लेमडा की वैल्यू भी 2.29 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और उसके बाद आएगा हमारे पास साइन थीटा, तो जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी 2.29 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 9, ये यहां से कट जाएगा, और 1/2। तो जो साइन थीटा होता है 1/2 वो 30 डिग्री के बराबर होता है। जो 71 क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72। इन दी सीसीपी पैकिंग द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट एरिया इन दी प्लेन इज इन दी ऑर्डर ऑफ। तो हमें बताना है कि जो आपके पास, जैसे हम प्लेनर डेंसिटी बोलते हैं, यानी लैटिस पॉइंट पर यूनिट एरिया किसका सबसे ज्यादा होगा, तो उन्हीं का सबसे ज्यादा होगा जो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो हमें पता है जो हमारे पास 72 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा, ये सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड होता है, उसके बाद ये, और उसके बाद आपके पास 110। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 73। चूज द करेक्ट रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड। तो लायोफोबिक कोलॉइड के लिए इसमें कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन में है स्मॉलर पार्टिकल साइज, पोजेसिंग विस्कोसिटी हायर देन दैट ऑफ डिस्पर्सिंग मीडियम, वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिक डबल लेयर एट द सरफेस ऑफ पार्टिकल। तो बेसिकली जो लायोफोबिक कोलॉइड होते हैं दे आर वेरी अनस्टेबल, तो इनकी जो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि ये कोलॉइड ना करे, तो हम इलेक्ट्रिक डबल लेयर लगाते हैं ताकि इनको दूर दूर रखेंगे, एग्रीगेट ना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 74। एज पर हार्डी शूज रूल द कोगुलेशन पावर ऑफ आयन डिपेंड अपॉन। तो अकॉर्डिंग टू हार्डी शूज रूल जो आपके पास कोगुलेशन पावर है किस पे डिपेंड करेगी? मोबिलिटी ऑफ द आयन, साइज ऑफ द आयन, वैलेंसी ऑफ द आयन कैरिंग ऑपोजिट चार्ज टू द सॉइल, एंड वैलेंसी ऑफ द आयन कैरिंग द सिमिलर चार्ज टू द सॉइल। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी। तो जो सोल हमारे पास होता है कोलोइडल सोल, तो जिनके पास ऑपोजिट चार्ज, और चार्ज भी जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा क्या करेगा? कोगुलेशन करेगा। तो 74 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 75। हमें मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को। तो अगर हम देखें हमारे पास जैसे सबसे पहले मॉलिक्यूलरिटी ही दिया है, तो मॉलिक्यूलरिटी आपकी ना ही फ्रैक्शनल हो सकती है, ना ही 0 हो सकती है, ना ही नेगेटिव, ये हमेशा ही आपके पास क्या है, और ना ही हायर देन 3 हो सकती है। तो ये नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आपके पास ये आएगा। अगर हम बात करें फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो सकता है? ये आपका डिटरमाइन करता है स्लोएस्ट स्टेप मैकेनिज्म का। ये इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो रेट कांस्टेंट है, जो रेट कांस्टेंट आपका न्यूमेरिकली सेम होता है एज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हमें पता है। रेट लॉ की बात करें तो इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि रिलेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन और मोलर कॉन्सेंट्रेशन को, जो भी रिएक्टेंट की होती हैं। और आपके पास जो ई जो इसकी पावर दी है एक्टिवेशन एनर्जी और आरटी, तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का एक ही ऑप्शन था, वो है ऑप्शन नंबर 3, विच रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस हिसाब से जो 75 का जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हमने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारे ही क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इसे जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और आपको लगता है कि अगर किसी क्वेश्चन को गलत बताया गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसे जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश की जाएगी। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड है तो मैं आपको जरूर उसे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।